प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीस खान ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अनीस खान ने कहा, संसद की सुरक्षा में हुई चूक की पीएम और गृह मंत्री ले जिम्मेदारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट से होगा सर्वेक्षण। हाईकोर्ट ने मथुरा के विवादित परिसर के सर्वे को लेकर सुनाया फैसला। हमीरपुर में मानवीय एवं मूलभूत समस्याओं को लेकर जनपद के अनुदेशकों ने जिला कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। सीतापुर में खुदरा खाद व्यापारियों ने डीएम को दिया ज्ञापन। गेहूं की फसल में पड़ने वाली यूरिया खाद की कालाबाजारी से परेशान है व्यापारी। रायबरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ने 295 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अंबेडकर नगर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीस खान ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश सचिव ने कहा कि लोकसभा में जहां एक सुई नहीं जा सकती, वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीस खान विभिन्न जनपदों में कांग्रेस पार्टी की मजबूती को लेकर भ्रमण करते रहते हैं। देखिए, बहुत ही निंदनीय है। देश की सर्वोच्च संस्था, देश का सबसे सुरक्षित स्थान रहने वाला, देश के सबसे महत्वपूर्ण जहां बैठते हो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तमाम महत्वपूर्ण सांसद, विपक्ष के नेता, ऐसी जगहों पे सुरक्षा में सेंध लगाते हुए जहां एक सुई भी नहीं जा सकती, वहां पर जो है प्रदर्शनकारी घुसे। वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का सहारा लेकर के घुसे, उनसे पास लेकर के घुसे। ये बहुत ही निंदनीय है। और उस समय राहुल गांधी जी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता है माननीय राहुल गांधी जी, वो मौजूद थे। निडरता के साथ देखते रहे। तो कितना निंदनीय है, कहीं न कहीं से उनकी भी सुरक्षा, अन्य सांसदों की सुरक्षा खतरे में। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में विवादित परिसर का कोर्ट से सर्वेक्षण होगा। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के विवादित परिसर के सर्वे को लेकर फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट परिसर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था। देखिए, जो आप मथुरा की जो मस्जिद की बात कर रहे हैं कि याचिका स्वीकार कर लेगी सुनवाई के लिए, अदालत अपना काम कर रही है और हमारे पूरा यकीन है कि वर्शिप एक्ट से पूरी तरह से कैप्ड है। तमाम मसाजिद जो आजादी के बाद से हैं, उनका वही दर्जा रखा जाएगा। लेकिन अब लोग हैं जो चाहते हैं कि फिर से ये चीजें होना शुरू हो जाए, तो अदालत की कार्रवाई तो अपने हिसाब से चलेगी, उसमें तो कोई दखल अंदाजी कर नहीं सकता। लेकिन उन लोगों का क्या कहा जाए, उन लोगों को कैसे जो है आप नापेंगे, तोलेंगे, उन पे कैसे एतबार करेंगे, जो खुद हमसे मुआहदा करते हैं, जो खुद हमसे एक पैक्ट करते हैं और उसके अपनी ही जुबान के खिलाफ वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो अब ऐसे लोग जो अब मुकर जाते हैं अपनी जुबान से, उनके किरदार का क्या भरोसा। ठीक है, हम देखते हैं आगे की लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है और तमाम मसाजिदों की, वैसे भी इसको लड़ा जाएगा, शांतिपूर्वक लड़ा जाएगा। अदालत जो कहेगा वो हम देखेंगे कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी तो याचिका स्वीकार हुई है, देखते हैं अदालत उसमें क्या फैसला। आज जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, हाई कोर्ट का फैसला आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उन्होंने जो भी आदेश जारी किए हैं वो सर्वोपरि हैं। लेकिन ये जरूर कह देना चाहता हूं कि 1991 एक्ट का कत्ल हो रहा है। देश के संविधान, देश के कानून के साथ खेल किया जा रहा है। जो ये वकील साहब हैं, मिश्रू जैन साहब हैं, और कई बार हमारे साथ डिबेट वगैरह में रहे हैं, हमने उनको देखा है, उनकी बातें सुनी हैं, तो हमें ये लगता है ये लोग इस्लामी इदारों और मसाजिद और ईदगाह, इस्लामी निशानियों के लोग दुश्मन हैं। तो जो हो रहा है कोई बात नहीं है, हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाने दें और हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे।
हमीरपुर में मानवीय एवं मूलभूत समस्याओं को लेकर जनपद के अनुदेशकों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए 11 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत जिले के अनुदेशकों ने अपनी मौलिक समस्याओं और महिला अनुदेशकों की मानवीय एवं मूलभूत समस्याओं को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में प्रदर्शन किया। हमारा संगठन है परिषदीय अनुदेशक कल्याण संगठन। ये इसके प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी हैं और मांगे हम लोगों की ये हैं कि हम लोगों को पहले तो 11 माह का मानदेय दिया जाता है। दूसरी चीज़ विनियमितीकरण के लिए हम लोग हाई कोर्ट की लखनऊ और इलाहाबाद दोनों बेंचों से जीत चुके हैं केस। उसके बाद भी सरकार द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर विचाराधीन हो गया है अब। और इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य कराए जाते हैं उसके एवज में न तो कोई सुविधाएँ मिलती हैं, वही कार्य जो शिक्षक करते हैं वही कार्य अनुदेशक करते हैं, परंतु भेदभाव का माहौल बहुत विचित्र होता जा रहा है इस समय। महिलाओं की बात करें तो ना सीसीएल देय है उनको, ना तो मातृत्व अवकाश देय है। तो इन परिस्थितियों में नौकरी करना इतना कठिन होता जा रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने दिया है जिलाधिकारी महोदय को और उनसे गुहार लगाई है कि हम लोगों के ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाई जाए। जब सभी को जब साथ लेके वो चल रहे हैं, सभी समाज के सभी वर्गों को, तो कम से कम अनुदेशकों की तरफ भी थोड़ा ध्यान। अनुदेशक संगठन है, हम लोगों की मांगे हैं नियमितीकरण 100 की जो बाध्यता है, अभी जो ट्रांसफर आए थे उसमें भी 100 की बाध्यता कर दी है। जिस विद्यालयों में 100 संख्या वो नए विद्यालय नहीं खोले गए हैं उसमें बड़ी समस्याएं हो रही हैं। सबसे ज़्यादा महिलाओं की समस्याएं हो रही हैं क्योंकि उनका विद्यालय दूर पड़ता है, यदि साधन नहीं है, लेट हो रही हैं तो एब्सेंट भी हो जाती हैं। और हम लोगों को 17,000 मानदेय दिया जा रहा था जो केंद्र सरकार से लागू हो गया था, आज तक यूपी सरकार ने हम लोगों को दिया नहीं। डबल बैंक सिंगल बैंक से हम लोग मुकदमा जीत चुके हैं, इसके बाद भी हम लोगों को अभी कुछ कर नहीं रही गवर्नमेंट। बस यही मांगे हम लोगों की। आज आप लोगों ने क्या किया? ज्ञापन दिया। मांगे हैं, पहली मांग तो नियमितीकरण की है, दूसरी मांग हम लोग को मेडिकल नहीं मिलता है, ना ही मातृत्व अवकाश मिलता है, ना ही सीसीएल मिलता है। सर हम लोग स्कूल जाते हैं और सामान कार्य करते हैं, पर हम लोग के साथ शोषण बहुत हो रहा है। सर हम लोग परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे लेके जाते, बताइए हम लोग नौकरी करें तो कैसे करें? ना हम लोग का पेट्रोल का पैसा निकल पा रहा है और ना ही हम लोग का घर खर्च चलता है, बताइए। तो हम लोग का बस यही उद्देश्य है कि सामान कार्य का सामान वेतन दिया। सीतापुर में खुदरा खाद व्यापारियों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। बता दें कि गेहूं की फसल में पड़ने वाली यूरिया को सीतापुर थोक विक्रेताओं ने कालाबाजारी का धंधा बनाया हुआ है। सीतापुर के खाद थोक विक्रेता यूरिया को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक रेटों में और टैगिंग के साथ बेच रहे हैं। इस खाद महंगाई के कारण किसान से लेकर खुदरा व्यापारी तक सभी परेशान हैं। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने मामले को संज्ञान में लेने के बाद माल गोदाम पर पहुंचकर 2 यूरिया खाद के नमूने लिए हैं और जांच परीक्षण के लिए भेज दिया है। यूरिया की जो ओवर रेटिंग हो रही है और जो यूरिया की उपलब्धता नहीं कराई जा रही है होलसेलरों के द्वारा रिटेलरों को, वो चंद अपने चुनिंदा जो चहेते दुकानदार हैं केवल उन्हीं को माल देना चाह रहे हैं। बाकी व्यापारी जिनको लाइसेंस जिला कृषि अधिकारी महोदय ने दे रखा है उनको वो माल नहीं देना चाहते, क्योंकि वो उनसे ज़बरदस्ती टैगिंग नहीं खरीदते या ओवर रेट पर माल लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति ये है कि ओवर रेट पर माल होलसेलरों के द्वारा बेचा जा रहा है, जिससे किसानों को जो है ओवर रेट पे माल मिल रहा है, निर्धारित मूल्य से ऊपर माल मिल रहा है, 50-50 से 100 रुपये बोरी ऊपर में माल मिल रहा है। जिला की शिकायत हम लोगों ने जिला कृषि अधिकारी महोदय से भी कर चुके थे और जिला अधिकारी महोदय की जानकारी में डालने के लिए हम लोग उनसे भी मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप। रायबरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनपद के लगभग 295 जोड़ों का विवाह कराया गया। विवाह समारोह में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ने पहुंचकर सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद करते हुए बताया कि सभी जोड़ों के विवाह की सारी रस्में धार्मिक गतिविधियों द्वारा निभाई गई हैं। वहीं विवाहित जीवन में प्रवेश कर रहे जोड़ों की राशि उनके अकाउंट में भेज दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी और किसी भी तरह की कोई अव्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए हमेशा प्रत्येक वर्ष से ये आयोजित किया जा रहा है, जो आज इस कांटा मैदान में आयोजित किया गया है। मां भगवती परम्बा जगदम्बा पार्वती जी का ये क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग 300 जोड़ों ने आज एक दूसरे को स्वीकार किया है। मैं उनको शुभकामनाएं देने, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आया था। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ।
कि इन कन्याओं के विवाह में सरकार की ओर से सहयोग करके इनके जीवन में खुशियां भरने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारे रायबरेली के प्रशासन के द्वारा इन सब की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की गई। सबको आदर से आमंत्रित किया गया, बुलाया गया और जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक है उसके अनुसार लोगों की शादी कराई। मैं अपने रायबरेली के प्रशासन को भी आज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे जनपद में 295 जोड़ों की शादी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में कराई गई है। जैसा कि आप लोग को विदित है, यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था कराते हुए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रत्येक जोड़े को जो पर जो खर्च होता है 35,000 रुपये उनके खाते में जाना होता है। 6,000 प्रत्येक जोड़े पर आयोजन का खर्च होता है, साथ ही साथ 10,000 का सामान भी प्रत्येक जोड़े को दिया जाता है। उन्हीं मानकों के अनुसार यहाँ पर एक भव्य रूप से 295 जोड़ों की शादी करें। देखिए, ये पूरे जनपद में जितने हमारे पास इस क्षेत्र के लोग हैं वो सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। धर्म के आधार पर अभी वर्तमान में आपको आंकड़े दिए जाना संभव है। कितने विकासखंड यहाँ पर शामिल हुए थे? यहाँ पर हमारे विभिन्न विकास खंडों से आए हुए लोग थे, परंतु मैंने जैसा आपको बता दिया कोर्ट में 304 जोड़ों को हमने चयनित किया था, जिनमें से 295 किया था। लगभग 3 विकासखंड के आसपास क्या नाम दिया गया है इन लोगों को? जैसा मैंने बताया 10,000 प्रत्येक जोड़े पर इनको सामान दिया जाता है, जिसमें विवाह से संबंधित विभिन्न सामग्रियाँ होती हैं, फेटा होता है, बर्तन होते हैं, पायल बिछिया आदि बहुत सारे सामान होते हैं और उनको साथ ही साथ 35,000 उनके खाते में। हरदोई के विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के संबंध में बैठक हुई। बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने गौवंश की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों के बारे में बताया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को कार्य योजना बनाकर गौवंश संरक्षण का कार्य कराने के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने की बात कही। डीएम ने कहा कि निर्माणाधीन गौशालाओं का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर गौवंशों को संरक्षित किया जाए। आज जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर अलग से बैठक की थी। पूरे जिले के बीडीओ और सीबीओ, पशुपालन विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी, मतलब विधिवत सिर्फ एक ही बिंदु पर चर्चा हुई। हमारी समस्या ये है, कई सालों से छुट्टा जानवरों से किसान परेशान है। बार बार प्रशासन से यहाँ आयुक्त महोदय एक बार आई, उनसे हमारी बड़ी लंबी वार्ता हुई। माने कि हम अब इतना ऊब चुके हैं, इतना परेशान हैं। हम ये चाहते हैं कि छुट्टा जानवर की समस्या को कतई खत्म किया जाए। इस पर बार बार कोई चर्चा या कार्य नहीं चाहते। इन्हीं मुद्दों पर बात हुई। गौशाला तो हमने उनसे आज मेन अनुरोध ये भी किया, गौशाले की तो बात होती रही, इतने गौशाले हैं, इतने जानवर छुट्टा हैं, इतने बंद हैं, अभी और बनाएंगे। तो एक मेन चीज जो हमने आयुक्त महोदय से भी कही थी, आज डीएम साहब से भी कहा कि आप सरकार को भेजिए कि आप कल मेला शुरू करवा दीजिए। छुट्टा जानवरों की समस्या समाप्त हो जाएगी। न कोई गौशाला, न कोई कर्मचारी, न कोई दिक्कत, न कोई परेशानी। और मेले में हमारी गारंटी है। हरदोई में पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक को बंधक बनाकर लूट करने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 24 घंटे में ही लूट के सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त ओमनी वैन कार के साथ लुटेरों के पास से अवैध असलहे, चाकू और लूट की गई मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल बरामद किया है। वहीं मामले की खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि ये शातिर पहले भी लखनऊ में एक लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दिनांक 12/2023 की शाम करीब 10 बजे रात को अनिल कुमार सन ऑफ छोटेलाल निवासी गड़रिया खेड़ा अतरौली के रहने वाले हैं, अपने मेडिकल की दुकान से वापस घर जा रहे थे। तो इन 3 लड़कों ने, जिसमें इनका नाम है विवेक यादव, गोलू और सोनू, इन लोगों ने उनको पकड़ लिया बाग के पास और बांधकर डाल दिया। इनकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और रुपया, इनका 2500 रुपया लूट लिया था। जिसके आधार पर हमारी टीम ने इसमें तुरंत तलाश शुरू की और इनके अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसके बाद क्षेत्राधिकारी संडीला के नेतृत्व में कार्रवाई हुई, लड़के पकड़े गए और इनसे मोटरसाइकिल बरामद हुई है, लूट का मोबाइल बरामद हुआ, रुपया भी कुछ बरामद हुआ है और अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं तथा जो ओमनी कार प्रयोग किया था विवेक यादव की, वो भी मिली है। इसमें इन लड़कों की उम्र 18 से 20 वर्ष के आसपास है और पूर्व में भी इन्होंने लखनऊ में कहीं वारदात छोटी करने की बात बताई है, लेकिन उसमें कोई अभियोग। रायबरेली के नंदाखेड़ा के पास साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बाइक सवार 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि दोनों छात्र डिग्री कॉलेज में परीक्षा देने के लिए गए हुए थे। जैसे ही बाइक सवार सड़क पार कर रहे थे, तभी एक साइकिल सवार वृद्ध अचानक सामने आ गया। इसी बीच बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरे, जिसमें दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे के जिम्मेदारों के तानाशाही फरमान से सैकड़ों ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बता दें कि बिना नोटिस और मुआवजे के आबादी में बसे दर्जनों परिवारों के आशियाने पर गंगा एक्सप्रेसवे बुलडोजर चलवाने जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर उच्चाधिकारियों से मुआवजा और 6 महीने का समय दिलवाए जाने की गुहार लगाई। ये कलेक्ट्रेट आए हैं जो भूलेख अधिकारी है राजस्व एडीएम प्रशासन में, इनसे मिलने के लिए ग्रामीणों के साथ आया हूं, इसलिए कि चूंकि मोहम्मदपुर कुचरिया एक गांव पड़ता है नेशनल हाईवे 31 पे, यहां बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के एनएच के अधिकारी जाते हैं और बताते हैं कि अपना अपना मकान खाली कर दीजिए। मैं इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, मैं इन जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक दिन में कौन सा मकान खाली हो जाएगा, एक महीने में कौन सा मकान खाली हो जाएगा, कौन सा कहाँ उनके लिए बैठने की व्यवस्था बनाई जाएगी? कोई बना के दे रहे हैं क्या ये लोग? हमारी पैतृक संपत्ति है, 1 साल की नहीं, 100 150 साल 200 साल से हम रह रहे हैं, और वहाँ मुआवजे के नाम पे केवल खाना पूर्ति करने का काम कर रहा है प्रशासन। मैं इस प्रशासन से कहना चाहूंगा, अगर इस प्रकार की मनमानी करते रहेंगे तो इसका परिणाम। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।